चटोरी जिठानी। रानी एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में सब लोग अच्छे थे। उसकी नई नई शादी हुई थी। रानी को खाने पीने का बड़ा ही शौक था, लेकिन उसे खुद कुछ भी बनाना नहीं आता था। जब भी उसका पति काम के लिए शहर जाता, तब याद से उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता। अपनी नई बहू के लिए उसकी सास भी अपने हाथों से अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। लेकिन रानी की एक बुरी आदत थी, जो सामने आए वो उंगलियां चाट चाट कर खाती थी। लेकिन हर खाने में वो कुछ न कुछ खोट जरूर निकालती थी। अगर वो किसी मेहमानों के यहाँ जाती तो उनका दिया हुआ सारा नाश्ता खा लेती थी और बाद में उन्हें खाने की कमियां बताती रहती। इसके इस स्वभाव की वजह से उसका पति और सास बड़े ही परेशान हो गए थे। रानी, मेरी माँ की तबीयत खराब है। कुछ दिन के लिए मुझे अपनी माँ के यहाँ जाना होगा। 2-3 दिन तुम घर संभाल लोगे ना? माँ जी, आपको पता ही है मुझे खाना बनाना नहीं आता। एक दिन की बात होती तो मैं कुछ न कुछ बाहर से मंगवा लेती, लेकिन 2-3 दिन। अरे तो मेरी बात तो सुन। मैंने कमला ताई से कहा है कि वो आकर खाना बना देगी, झाड़ू पोछा सब कर देगी। बस तुझे उसे बताना है कि क्या बनाना है और क्या काम करना है। कमला भाई? माँ जी, आपको पता है ना वो किस तरह का खाना बनाती है। मुझे उसके हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कमला बाई हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से काम करती थी, अच्छा खाना बनाती है वो। तुम्हें उसके हाथ का खाना पसंद नहीं था, इस वजह से हमने उसे काम से निकाल दिया। लेकिन अब हमारी भी तो मजबूरी है ना। आज तक तुमने तरह तरह के नौकर खाना बनाने के लिए रखे। कोई गुजराती खाना खास बनाता था, कोई इडली डोसा। लेकिन कुछ ही दिनों में तुम सबको भगा देती हो। वजह है कि तुम्हें उनके हाथ का खाना पसंद नहीं। अब तुम्हारे लिए मैं खुद खाना बनाने लग गई थी। अरे सबकी छोड़ो, तुम्हें मेरे हाथ का भी खाना पसंद नहीं। मुझे भी कितनी सलाह देती हो तुम। माँ जी ये ना करो, माँ जी वो ना करो, ये ना करो, वो ना करो। देखो मुझे ना मेरी माँ के यहाँ जाना है और कमला बाई जो भी बनाए तुम्हें चुपचाप खाना होगा, वरना तुम खुद खाना बना लो। इतना सुनाने की जरूरत नहीं है माँ जी। मैं आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ, इस वजह से आपको खाना बनाने के लिए कहती हूँ। आपके हाथ का बना खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। क्या सच में तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाकर तुम्हारी माँ की याद आती है? मैं वाकई में इतना अच्छा खाना बनाती हूँ? नहीं, मुझे उनके हाथ का खाना भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं खा लेती थी। लेकिन खाने में भले ही स्वाद ना हो, उनका प्यार तो था। वैसे ही आपके बनाए खाने में स्वाद हो ना हो, आपका प्यार है। और ये प्यार कमला बाई के बनाए हुए खाने में थोड़ी ना मिलेगा। उसमें ना स्वाद होगा ना ही प्यार। ये शब्दों का ऐसा खेल खेलती है कि दिमाग बंद पड़ जाता है। इसे समझना मतलब दीवार पर सिर पटकने जैसा है। मैं जो कुछ भी बनाती हूँ उंगलियां चाट चाट कर खाती है और आई बड़ी कहने वाली, स्वाद नहीं प्यार होता है। कुछ कहा क्या आपने माँ जी? नहीं बेटा, कुछ नहीं। अभी का शाम का खाना मैं आज बना कर जाती हूँ। कल सुबह तुम कुछ ना कुछ मंगवा लेना। कल शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी, थैंक यू। अब ना आप छोले भटूरे बना देना और शाम के लिए आलू पराठे हम गरम करके दही के साथ खा लेंगे। और कुछ फरमाइश महारानी जी? ये फरमाइश थोड़ी ना है माँ जी, ये मेरा हक है। रिश्ते से आप मेरी माँ जी है ना, लेकिन दिल से तो आप मेरी माँ ही हो। बस खाने में ज़रा अच्छा स्वाद हो। और हाँ, कल ये मार्केट से ना गाजर लेके आए हैं, तो गाजर का हलवा भी बना देना। मेरे करम फूटे थे, इसे अपने घर की बहू बनाकर लेकर आई। खुद तो महारानी की तरह आराम करती है और मुझे काम पर लगा देती है। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को भी मत देना, चटोरी कहीं की। माँ जी, शायद तला हुआ खाकर आपकी आवाज़ ख़राब हो गई है। आप जो बोल रही हैं मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। आज आप छोले भटूरे बनाओगी ना, तो वो सब मेरे लिए रखो। आप अपने लिए शाही खिचड़ी बना लेना, नहीं तो आपकी आवाज़ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना। मैं यहाँ खाने पर नहीं रुकने वाली, खाना बनाकर चली जाऊंगी। वैसे भी काम कर करके जान निकल जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता। अब टेंशन ना लो माँ जी। अब आप नानी जी से मिलकर आओ, बाद में रोज़ आप मुझे एक ना एक पकवान सिखाओ। मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। और एक बार मैं सीख गई तो आपको कुछ भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर सबके लिए मैं खाना बनाऊंगी, आप बस आराम ही आराम करना। तुम्हारी शादी को कितने साल हुए रानी? 4 साल हुए माँ जी। आप भूल गई क्या? शायद तला हुआ खाने से आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। मेरी याददाश्त भी ठीक है और गला भी। लेकिन तुम पिछले 4 सालों से यही कह रही हो मैं खाना बनाना सीख लूंगी। ना कभी तुम खाना बनाना सीखोगी, ना कभी मुझे आराम मिलेगा। क्या माँ जी, आप भी मजाक करती हो। उस दिन नहीं क्या मेहमानों के लिए मैंने जूस बनाया था, सबने कितनी तारीफ की थी। मैं भी क्या इसके मुंह लगती हूँ, इससे बात करना ही बेकार है।
सबके लिए खाना बनाकर रानी की सास अपनी माँ के घर चली जाती है। रविवार का दिन था तो घर के सभी मर्द भी दोपहर के खाने पर घर पर ही थे। आज रविवार है, फिर भी आप कहाँ चले गए थे सुबह सुबह रोहन जी? मेरे दोस्त के साथ बाहर गया था, कुछ ज़रूरी काम था। वैसे माँ नहीं दिख रही है, मंदिर गई है क्या? नहीं, नानी जी की तबीयत खराब है ना, तो माँ जी उनसे मिलने गई हैं। तो फिर तो आज खाना मिलने से रहा, क्योंकि भाभी आप तो कुछ बनाओगी नहीं। मैं कुछ बाहर से लेकर आता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, आपने खाना बनाया है भाभी? अरे मेरी बात तो सुनो, माँ जी अभी का और शाम का खाना बना कर गई हैं। आप बाहर से कुछ ले आते तो भी मुझे चलता, लेकिन अभी माँ जी ने काफ़ी ज़्यादा खाना बनाया है तो हम यही खाना खाएंगे। लेकिन शाम को सिर्फ आलू पराठे हैं, तो आप शाम को कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आना। सब खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद रोहित और रोहन सुनीता के बनाए हुए छोले भटूरे की तारीफ करते हैं। क्या बढ़िया छोले भटूरे बनाए माँ ने, क्या स्वाद है माँ के हाथ में। रोहित, तुझे पता है आज तक मैंने इतने होटल में खाना खाया है, लेकिन जब तक माँ के हाथ का कुछ ना खा लूँ तब तक दिल नहीं भरता और ना ही पेट। हाँ, छोले तो अच्छे हैं, बस थोड़ा नमक कम है। लेकिन भटूरे नाम मुझे पसंद नहीं आया, कुछ ज़्यादा ही नरम नहीं थे। जितना मज़ा आना चाहिए खाने में उतना आया नहीं। उंगलियां चाट चाट कर छोले भटूरे खा रही थी भाभी आप। अपने कम से कम 9-10 भटूरे तो आराम से खा लिए, फिर भी आप कह रही हो भटूरे अच्छे नहीं है, मज़ा नहीं आया। अगर आपको भटूरे अच्छे नहीं लगे तो इतने खाए क्यों? रोहित, काफ़ी बोलने लगे हो तुम। मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते रहो। अच्छा है अभी तक इस घर में ज़्यादा कमाई मेरे पति की ही आती है। देख रहे हैं ना, आपका भाई मेरा खाना गिन रहा है, वो भी आपके सामने, लेकिन आप है कि उसे एक लफ्ज़ भी नहीं कह रहे हो। हद हो गई भाई। सच्ची तो कह रहा है वो। अगर तुम्हें छोले भटूरे पसंद नहीं आए तो तुम्हारे लिए कुछ अलग से बना लेती। छोले भटूरे खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो छोले भटूरे इतने अच्छे लगे कि अगर बच भी जाते तो मैं शाम को फिर से खाता। वो माँ को बुरा ना लगे इस वजह से मैंने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। और वैसे भी अगर आप ज़्यादा छोले भटूरे खा लेते तो आपका पेट खराब हो जाता। आपकी चिंता थी मुझे, इसलिए आपके हिस्से के थोड़े छोले भटूरे मैंने खा लिए। भाभी, आप भी ना अलग ही दुनिया से आई हो। मुंह पर तो आपके काबू नहीं है, खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है हमेशा आपको। हमारे हिस्से का भी आप खा लेती हो, लेकिन इस बात से हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर भी आप हर खाने में इतनी कमियां क्यों निकालती हो? घर में बने खाने में शायद कुछ गलती हो जाए। आपकी शादी के बाद हमने इतनी कुक रखी, उनमें भी कमियां निकाली, उन्हें बेवजह सलाह देती रही। आपके इस स्वभाव की वजह से वो सारे भाग गए। इतना ही क्या, जब आप नई नई इस घर में शादी करके आई थी, भैया ने बताया था कि आपको अच्छा अच्छा खाने के लिए पसंद है। मैं और भैया शहर से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आते थे, लेकिन आप पूरा खाने के बाद उसमें भी कमियां निकालती थी। हाँ, तो जो सच है वो बताना चाहिए ना, ताकि अगली बार तुम अच्छे होटल से लाओ कुछ। मैं हर किसी को कमियां इसलिए बताती हूँ ताकि वो अगली बार कुछ सही बनाए जो सबको पसंद आए। रोहित, तुम रहना तो भाई, ये समझने वालों में से नहीं है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन रानी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। उसके लिए कोई कितना भी अच्छा क्यों ना बना ले, वो उसमें कमियां ढूंढ ही लेती थी। रानी के स्वभाव की वजह से उसके परिवार वालों ने मेहमान के यहाँ जाना भी कम कर दिया था। वो मेहमानों के यहाँ जाकर भी उन्होंने दिए हुए नाश्ते में खाने में कमियां निकालती। इस वजह से उनके काफ़ी रिश्तेदार नाराज़ हो जाते थे। लोगों का बनाया हुआ खाना उंगलियां चाट चाट कर खा लेना और बाद में उसमें कमियां निकालना अब रानी का स्वभाव हो गया था। किसी के भी समझाने से उस पर कोई असर नहीं होता था। रानी को इसी स्वभाव के साथ पूरे घर वालों ने स्वीकार कर लिया था। कोई उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन सब रोहित के लिए लड़की देखने जाते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। पिंकी की माँ, मेहमान आ गए हैं, पिंकी को लेकर आओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अरे भाई साहब, इसकी क्या ज़रूरत है, नाश्ता तो होता रहेगा। पिंकी को बुलाओ। पहले नाश्ता, बाकी सब बातें बाद में। हाँ जी, हमारी पिंकी की माँ काफ़ी बढ़िया नाश्ता बनाती है। एक बार आप खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। पिंकी की माँ के हाथ में जो स्वाद है, वैसा का वैसा स्वाद हमारी पिंकी के हाथ में भी है। आप एक बार नाश्ता तो कर लीजिए, फिर आप हमारी पिंकी को बिना देखे ही पसंद कर लेंगे। बहन जी खाना बनाने में कितनी निपुण है, वो दिख ही रहा है। इतने सारे पकवान, लेकिन सच में इतना कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे माँ जी, आप मना क्यों कर रही हो? इतना कुछ बनाया है इन्होंने तो खा लेते ना। वैसे भी कितने अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पहले खा लेते हैं, बाद में लड़की देखते हैं। तुम चुप करो, कहाँ क्या बोलना है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। हर वक्त बस खाने के बारे में सोचती रहती हो। माँ जी, आप बेवजह मुझ पर गुस्सा मत करो। आप ही कहती रहती हो ना खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि पहले खा लेते हैं और बाद में लड़की देखते हैं। गजब हो तुम। क्या हुआ बहन जी, कुछ चाहिए क्या आपको?
नहीं नहीं कुछ नहीं, आप लोग भी करो ना हमारे साथ नाश्ता। रहने दो ना माँ जी, ये लोग भूखे थोड़ी ना होंगे, आपसे नहीं खाया जा रहा तो मैं खा लेती हूँ। सुनीता और रोहन फिर से रानी की तरफ गुस्से से देखते हैं। नहीं नहीं बहन जी, आप लोग आराम से नाश्ता करो, आप मेहमान हो। थोड़ी देर में सबका चाय नाश्ता होता है। सब लोग पिंकी से मिलते हैं। पिंकी दिखने में काफ़ी सुंदर और सुशील थी। रोहित को भी पिंकी पसंद आ जाती है। लगभग सब कुछ नक्की हो ही गया था तब। बेटा रोहित, बेटा पिंकी, तुम दोनों राजी हो ना इस रिश्ते के लिए? मुझे पिंकी पसंद है, अब पिंकी से ही पूछो। मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। तो फिर रिश्ता तय हुआ? तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता नक्की समझो, लेकिन आपकी आओ भगत में हमसे कुछ कमी तो नहीं रहेगी ना बहन जी? हाँ जी, आपको नाश्ता पसंद तो आया ना? अरे सब कुछ काफ़ी बढ़िया था, आपने हमारा स्वागत भी अच्छे से किया और नाश्ता भी अच्छा था। लेकिन तभी रानी बीच में बोल पड़ती है। हाँ जी, हमारा स्वागत तो अच्छे से हुआ, लेकिन नाश्ता आना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। कितनी मिर्ची यूज़ करते हो आप खाने में? अगर आपकी तरह ही आपकी बेटी भी खाना इतना तीखा बनाती होगी तो क्या होगा हमारे पेट का? रोहित, खा पाओगे क्या अपनी पत्नी के हाथ का इतना तीखा खाना? तुम चुप करो। आपकी बहू तो अभी से रोहित जी को हमारी पिंकी के बारे में भड़का रही है। हर तरफ का खाना अलग होता है, स्वाद अलग होता है, और हमारी पिंकी की माँ तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती है, और ये लड़की इसमें भी खोट निकाल रही है। ना बाबा ना, जिस घर में ऐसी बहू है हमें उस घर में अपनी बेटी नहीं देनी। जाइए आप लोग। भाई साहब, आप इसकी तरफ ध्यान मत दो, ये कुछ भी कहती रहती है। ये आपके क्या, ये मेरे खाने में भी खोट निकालती है। ये लड़की ऐसे ही हमारे पिंकी के बनाए हुए खाने में खोट निकालती रहेगी तो इसकी वजह से हमारी पिंकी के और रोहित जी के बीच में झगड़ा तो होना ही है। हमें नहीं बनाना आप लोगों के साथ रिश्ता। आज तक रानी के खाने में कमियां निकालने के स्वभाव की वजह से घर में सबको परेशानी होती थी। पड़ोस के लोग, मेहमान नाराज हो जाते थे, लेकिन फिर भी किसी ने सुनीता को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज जो लड़की रोहित को पसंद आ गई थी, उसी के साथ रोहित का रिश्ता बनते बनते टूट गया। इस बात को लेकर रोहित काफ़ी उदास हो गया था। घर आने के बाद रानी ने रोहित से माफ़ी भी मांगी। रोहित ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि रानी भी तो अपनी आदत से मजबूर थी। खाना अच्छा होने के बाद भी उसमें कमियां निकालना रानी का स्वभाव था। अब कोई कर भी क्या सकता है। उसके बाद रोहित के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन रोहित किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहता था। उसे लगता था फिर वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ। रोहित की हालत सुनीता से देखी नहीं जा रही थी। वो रोहित के लिए फिर से एक अच्छा रिश्ता ढूंढती है, लेकिन इस बार सुनीता पहले वाली गलती नहीं करती। वो लड़की वालों को सुनीता के स्वभाव की कल्पना पहले ही दे देती है। यशोदा जी, आपकी शुभांगी हमें पसंद है। हमने हमारे रोहित की तस्वीर आपको भेजी थी। क्या आपको रोहित पसंद है? क्या है ना, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले तो बाकी की बातें हम लोग मिलकर कर लेंगे। आपका घर, अब सब लोग और रोहित जी हमें पसंद है। आप हमारी शुभांगी का हाथ मांगने हमारे घर आ सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बहन जी एक बात है, बात ज़रा गंभीर है। बताइए ना बहन जी, क्या बात है? ये बात हमारे घर तक ही सीमित रहेगी। वो क्या है ना, हमारी बड़ी बहू रानी दिल की बड़ी साफ है, लेकिन बेचारी को एक बीमारी है। वो हर बात ना उल्टे तरीके से बोलती है। मतलब अगर कोई चीज़ उसे पसंद हो तो वो कहेगी नहीं नहीं ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर नमक ज़्यादा हो तो वो कहेगी नमक कम है, और अगर नमक कम है तो वो कहेगी ज़्यादा है। अब हम लड़की देखने आ रहे हैं तो हम हमारी बड़ी बहू को घर पर तो नहीं रख सकते, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो। वो जो भी कहेगी कहने दो। वो कहेगी खाना तीखा है, मतलब खाना काफ़ी अच्छा बना है। वो कहेगी नमक कम है तो समझना नमक की मात्रा खाने में बिल्कुल अच्छी है। इस बीमारी में ना इंसान ज़्यादातर मजाक करता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। तो उसका स्वभाव ना बिल्कुल मजाकिया हो गया है। वो हर बात को लेकर मजाक करती रहती है। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मजबूरी में सुनीता को रानी की बीमारी का झूठ बोलना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल समझ रही हूँ। आजकल ना कुछ भी बीमारियाँ निकल रही है, वो ऐसी बीमारी भी हो सकती है। लेकिन आपकी बड़ी बहू की बीमारी का हमारी बेटी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं होगा ना? अरे ना ना बहन जी, मैं हूँ ना, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह संभालूंगी। जैसे तैसे करके सुनीता रोहित का रिश्ता पक्का कर देती है। जब वो लड़की देखने जाते हैं तब सबके समझाने के बाद भी रानी वही गलती करती है। उन्होंने दिए हुए नाश्ते में गलतियां निकालती है। शुभांगी के पापा नाराज़ हो जाते हैं कि ये कैसी लड़की है, मेहमानों के घर जाकर पूरा नाश्ता खाने के बाद उनके मुंह पर ही खाने की बुराइयां कर रही है। लेकिन शुभांगी की माँ रानी की बीमारी के बारे में मनोहर को समझाती है। फिर उसका गुस्सा शांत हो जाता है और बिगड़ती बिगड़ती बात ठीक हो जाती है। हमें लेन देन की कोई अपेक्षा नहीं है, बस हम बच्चों की खुशियाँ चाहते हैं। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता नक्की हुआ जी।
तो पास ही का मुहूर्त निकलवाते हैं और जल्दी से रोहन और शुभांगी की शादी कर देते हैं। शुभांगी और रोहन की शादी का मुहूर्त निकलता है। रोहन को बताकर रानी शादी में कई तरह के खाने के पकवान का आयोजन करती है। सिर्फ खाने पर ही रोहन का काफ़ी खर्चा हो जाता है। शादी में भी कोई कुछ नहीं कहता, पर रानी खुद ही खाने की बुराइयां करती है। मेहमानों को बताती फिरती है कि हमने खाने का 1 नंबर आयोजन किया था, लेकिन आचार्य ने कुछ भी ढंग का नहीं बनाया। आप जैसा भी बनाए आप लोग अच्छा समझकर खा लीजिएगा। रोहन उस पर काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन सुनीता उसको समझाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, लेकिन रानी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। नई दुल्हन अपने हाथों से खाना बनाकर सबको खुश करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसने बनाए हुए खाने में कमियां निकालकर रानी शुभांगी को हमेशा नाराज़ कर देती थी। लेकिन सुनीता समझाकर शुभांगी को मना लेती। थोड़े दिनों में शुभांगी को भी रानी के स्वभाव का अंदाज़ा आ जाता है और शुभांगी भी रानी की बातों को नज़रअंदाज करने लग जाती है। वो स्वीकार कर लेती है कि भगवान ने उसे चटोरी जेठानी दी है जिसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता।